लास्ट क्लास तक हम लोग कंसाइनर कंसाइनी को दो वे में गुड्स बेचता है, एट कॉस्ट प्राइस एंड एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तुम लोग जहां पे भी अभी, ठीक है, जिस लेवल पे है उसमें जितना स्पेस चाहिए वो छोड़ के एक एक पेज में मेरे को एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना के बताओ, व्हेन गुड्स आर सेंड एट कॉस्ट, पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर्मेट। ठीक है, कोई भी इमेजिनरी, ठीक है, फिगर्स नहीं डालना उसके अंदर में। एंड एक फॉर्मेट मुझे बना के बताओ, व्हेन कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, दोनों अलग अलग पेज में बना के बताएगा, पीछे का रेफरेंस नहीं लेना है अभी। जहाँ हाँ, एट एक कॉस्ट में और एक इनवॉइस प्राइस में। फटाफट शुरू करो। यू हैव 10 मिनट्स। यू हैव 10 मिनट। जो जहां है वहां छोड़ दो, एक बार स्पेस छोड़ दो या फिर कुछ भी कर लो। यस, क्वेश्चन क्या? प्रिपेयर consignment account and ऊपर लिखा प्रिपेयर प्रोफॉर्मा कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट in the books of consignor when number A, goods are sent at cost, number B, goods are sent at invoice price। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। यस, देखो तो फॉर्मेट इस तरीके से अपन बनाएगा। क्लियर है? सब कोई का बनना हो गया। इफ तुम लोग का कंसाइनमेंट टू कंसाइनी अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट बनाना आता है तो कंसाइनमेंट में एटलीस्ट फॉर्मेट वाला काम तो खत्म है। एग्जाम के अंदर फटाफट 5 मिनट लगेगा आपको इसको पुट ऑन करने में, फिर तो सिर्फ फिगर्स निकालना है और इसमें ड्राफ्ट कर देना है। और मेन काम ही तुम्हारा वर्किंग नोट रहेगा कंसाइनमेंट में, ये ध्यान रखना। वर्किंग नोट प्रॉपरली बनाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो याद हो जाता है, लिमिटेड आइटम्स है इसके अंदर में। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो क्या होगा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे क्लोज होगा? इट इज ऑलवेज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री ध्यान रखना। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करने का एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री बताना। क्लोजिंग एंट्री फॉर goods sent on consignment क्या होगा? नहीं, goods sent on consignment debit to ट्रेडिंग अकाउंट। ये ध्यान रखना। हाँ, सेल्स रिटर्न क्यों? हाँ, टू कंसाइनिंग नहीं, टू गुड्स एंड कंसाइनिंग। कंसाइनमेंट गुड्स एंड कंसाइनमेंट। हाँ, इसको क्लोज करते, करेक्ट। ठीक है, आई थिंक तुम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट कॉस्ट प्राइस भी हमने सीख लिया और एट इनवॉइस प्राइस में भी। इनवॉइस प्राइस में कुछ नहीं करना होता, ऑपोजिट साइड में लोडिंग हटाना पड़ेगा, बस ये ध्यान में रखना। और जब भी आप इनवॉइस प्राइस में बनाओगे तो एक चीज दिमाग में रखना है, दैट क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा वो इनवॉइस प्राइस पे ही निकालना है हम लोग को, और उसका लोडिंग ऑपोजिट साइड में आएगा। स्टॉक रिजर्व तो प्रॉफिट मार्जिन होता है, इनवॉइस प्राइस क्या? हाँ, ये इनवॉइस प्राइस पे होगा।
लोडिंग इनवॉइस प्राइस से मतलब, लोडिंग का मतलब ही प्रॉफिट है, इनवॉइस प्राइस का, हाँ स्टॉक रिजर्व का मतलब प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व का मतलब प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 में था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोला, सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। अपने को जर्नल एंट्रीज करना है सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो देखो क्या क्या होगा, EXE sent on 1st of July 2019 to Y goods costing 50,000 and spend 1,000 on packing etc. तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट टू Y अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1st of July को, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डालोगे तुम लोग, सबका ये एंट्री हो गया, पहला वाला एंट्री। उसके बाद पैकिंग का एक्सपेंसेस किया 1000, तो एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट टू Y अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 1 जुलाई को ही, नहीं अलग अलग, दोनों एक के टाइम नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है। ये कोई फिक्स एसेट्स नहीं खरीदा है कि तुम उसकी कॉस्ट में ऐड कर दोगे। चाहे ऐसे तो सारा चीज को एक साथ ही कर दो, इतना एंट्री करने का जरूरत क्यों है। सारा डेबिट को टोटल मारो, एक की एंट्री मारो, क्रेडिट को टोटल मारो, एक की एंट्री, कहानी खत्म। On 3rd of July 2019, Y received the goods and sent his acceptance to X for 30,000 payable at 3 months. तो X क्या करेगा, bills receivable account debit to Y account on 3rd of July 2019। अरे फिक्स एसेट्स थोड़ी खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स में क्या होता है कि कोई भी कॉस्ट इनकर्ड होता है जो पुट टू यूज तक उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, बट गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। गुड्स में हम लोग अलग से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं ताकि बाद में आइडेंटिफाई कर सके कि बिजनेस में टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगा। गुड्स में तो डेप्रिसिएशन होता है ना, कहाँ पे, अच्छा कंसाइनमेंट टू Y अकाउंट डेबिट 51,000 to goods sent on consignment 50,000 to bank account 1,000। तो गलत नहीं है कंसेप्चुअली, बट यदि स्टेप वाइज मार्किंग हुआ हर एक जर्नल एंट्री का तो मार्क्स कटने का चांसेस है। गलत नहीं है, गलत नहीं है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। क्या बिल्स रिसीवेबल वाला तक एंट्री हो गया था। फिर देखो Y spent ₹2,000 on freight and cartage। ध्यान रखना ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। देन 500 on गोडाउन रेंट, ये इनडायरेक्ट, 300 on इंश्योरेंस। तो ये एक साथ कर सकते हो तुम लोग, क्या करोगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू, ये करोगे क्या, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब गुड्स सेंट टू Y, कंसाइनमेंट टू Y अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट, कंसाइनमेंट टू Y अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट। और नरेशन में आप बाइफरकेट करके दिखा सकते हो कि ये चीज का खर्चा है तुम्हारा टोटल। हाँ हाँ, डेट वही रहेगा। मैंने बोला गुड्स सेंट कंसाइनमेंट टू Y अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, और डेट अपना 3rd of July रहेगा। इसमें कहाँ पे जर्नल, जर्नल में बाइफरकेशन नहीं दिखा, नरेशन में दिखाओगे तो बेटर है। इसीलिए तो 99% केसेस में आपको एग्जाम में कंसाइनमेंट से जर्नल एंट्री का क्वेश्चन ही नहीं आता है, आपको लेजर अकाउंट ही पूछते हैं हम लोग। एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होगा अपने पास। अब देखो 31 दिसंबर 2019 को उसने अकाउंट से भेजा डिटेल, ठीक है, उसमें क्या क्या लिख के भेजा, 4/5 ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर 55,000। तो अपन एंट्री क्या करेगा 31 दिसंबर को,
कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, पहला एंट्री ये कर लेगा, फिर कमीशन का ड्यू एंट्री पास करेगा क्या? हाँ अलग से ही करना पड़ेगा, पहले तो पता नहीं था, तो अभी अपन लगाएगा तो क्या होगा, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, 10% कमीशन का एंट्री प्लस तुम्हारा बैड डेब्ट्स वाला भी, one of the customer turned insolvent and could not pay 600 due from him, तो क्या एंट्री होगा, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, साथ में कर सकता है इन दोनों का, किसके साथ नहीं, वो एक अलग डेट पे हो रहा है मेरा, बैड डेब्ट्स और कमीशन का एंट्री एक साथ में कर सकते हो। एक्चुअली वैसे तो देखो बैड डेब्ट्स और कमीशन का इंफॉर्मेशन तुम्हें कब मिल रहा है, 31 दिसंबर, इवन ये सारा इंफॉर्मेशन भी तुम्हें कब मिल रहा है, 31 दिसंबर को ही पता चल रहा है तुमको, जिस दिन वो अकाउंट सेल भेजेगा उसी दिन तो हमें पता चलेगा ना उसने क्या क्या किया। देखो एक चीज देखना, ये वाला चीज 1 जुलाई को हो रहा है, ये वाला भी 1 जुलाई को हो रहा है, ये वाला ट्रांजैक्शन मेरा 3 जुलाई को हो रहा है, उसके बाद कंसाइनी ने ये एक्सपेंस किया, ये किया, ये किया, और 31 मार्च को दिसंबर को अपना अकाउंट सेल भेज रहा है, तो जिस दिन अकाउंट सेल भेजेगा उसी दिन तो मुझे सारा पता चलेगा ना कंसाइनी ने क्या क्या किया, तो प्रैक्टिकली इसका भी डेट क्या होना चाहिए आपका, 31 दिसंबर डालोगे तो करेक्ट, यानी कंसाइनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है, कंसाइनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है, आप अकाउंट सेल डेट वाली जो है ना डेट वो डाल सकते हो। हाँ देखो इन्होंने भी तो वही किया, अरे वो ठीक है बट डेट देखो ना, 31 दिसंबर, जिस दिन अकाउंट सेल मिल रहा है उसी दिन मार रहे हैं, करते हैं अपन साथ में। सबसे पहले क्या था, 1 जुलाई को किसका बुक्स बना रहे हैं अपन, EXE, 1 जुलाई 19 को गुड्स भेजा हमने, कंसाइनमेंट टू वाई डेबिट टू गुड्स sent on consignment 50,000, wing goods consign, फिर उसी दिन हमने क्या किया, एक्सपेंस किया 1000 का, कंसाइनमेंट टू, बस लेजर को दिमाग में रखना तो जर्नल एंट्री अपने आप बन जाएगा, इसके डेबिट में ही आता है मेरा कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस होता है, टू बैंक अकाउंट being packing expense paid by X जिसका 1 हो गया वो 2 करो, ठीक है तब फिर 2 होमवर्क रख लो, अरे कर लिया तो कहानी कर, हाँ कंसाइनी का बुक्स भी तो बनाना है ना, कंसाइनी का बुक्स थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, मिस्टेक मत, हाँ नहीं आएगा लेजर अकाउंट ही, 99% नहीं आता है, एक हाँ बस अंडरस्टैंडिंग के लिए जर्नल और कुछ नहीं है, हाँ फिर काट दिया फिर लेजर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ गया,
अब जर्नल नहीं दिमाग में आ रहा है कैसे करता है, पहले लेजर बना लो, फिर लेजर काट दो। वैसे तो सीखते हैं जर्नल से लेजर पोस्टिंग, लेकिन अपन करेगा लेजर से जर्नल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3rd of July, किसमें 15 मिनट। कल हम इतना शिद्दत से समझा रहे थे, फिर भी 20 मिनट ही तो लगा था, तो फिर आराम से बन जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा तुम लोग से। कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी दोनों अकाउंट। 10 मार्क मिल रहा है यार, उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अच्छा, टेल मी, अच्छा इस बिल का ड्यू डेट क्या होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। 3rd of October, फिर 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड हो जाएगा, 4, 5, 6। तो 31 दिसंबर का एंट्री करने से पहले इस बिल का एंट्री कर लेना, वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। 6th of October पहले आएगा। हाँ, उसके बाद ही करना था। यदि कोई अकाउंट सेल का एंट्री के बाद कर रहा है लास्ट में, तो गया उसका मार्क्स। एंट्री नहीं किया तो और गया। बैंक अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर। अगर पहले अकाउंट सेल का एंट्री होता, हाँ, तब ये एंट्री पहले। ये सब सिली मिस्टेक होने का चांसेस है, ध्यान रखना। हुआ ही होगा, ये 2-3 जन से तो पक्का हुआ होगा। ये सिली मिस्टेक होने का चांसेस है रे भाई लोग, सावधान रहे। किसी दूसरे से हाथ के दिया हुआ मत खाए। 31 दिसंबर 19 सारा एक साथ कर सकता है अपन। कंसाइनमेंट टू वाई, डेबिट टू वाई। क्या क्या था अपने पास में? 2000, 500, 300, 2800। कमीशन कितना है? हाँ, इसके बाद में और क्या था? बैठे 600। एक सेल्स का एंट्री है, नंबर 2 भी हो गया क्या? नंबर 2 हो गया क्या? 3 हो गया, 4 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 तो करो।
क्यों? हाँ, होमवर्क 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 हो गया बस, बाकी बैलेंस शीट ही है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस निकाला होगा ना? हाँ, वो निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो करना होगा। हाँ, एक एंट्री सुनो, आप लोग स्किप करेगा, लेकिन वो कंपलसरी ये करना ही होगा जब जर्नल का क्वेश्चन आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट being amount transferred जितना क्या चीज 55 क्यों होगा? गुड्स कितने का भेजा था? 50,000। तभी भी कॉस्ट प्राइस भी आता, क्योंकि आपका वो कैंसिल हो जाता, लोडिंग अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाता ना, कॉस्ट प्राइस भी। तो लोडिंग माइनस कर देगा ना। ट्रांसफर एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या हो जाएगा? तो इनवॉइस प्राइस दिया हुआ होता, तुम क्या क्या एंट्री करते हैं बताओ मेरे को। कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जब लेजर बनाएगा तो क्या आएगा? बाय कंसाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद में लोडिंग वाला एंट्री क्या करता है तुम? तो फिर वो अपोजिट साइड में आ जाएगा। नेट तो जो बचेगा वही तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेट प्रॉफिट का एंट्री कहाँ हुआ? सेलिंग प्राइस। ट्रेडिंग अकाउंट में नेट प्रॉफिट का एंट्री नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। समझा ही नहीं हम तुम्हारा डाउट। क्या पूछ रहे तुम? ये वाला एंट्री पूछ रहे है ना, कहाँ गया? क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हैं ना। हाँ हाँ, प्रॉफिट एंट्री आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आएगा। अरे जर्नल एंट्री में बहुत मिस्टेक करके आओगे। पहला तो ये एंट्री नहीं करके आओगे, ठीक है। एक वो वाला एंट्री जो मैंने हाईलाइट किया, एंड उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला? इन्वेंट्री विद इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, एक ही डेट पे हो रहा है, ऊपर नीचे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेट तो एक ही है। डेट एक होने से तुम ऊपर नीचे। हाँ हाँ, ये भी करना है। टू कंसाइनमेंट टू वाई। अरे तुम ये स्टॉक वाला एंट्री किया, क्लोजिंग स्टॉक वाला एंट्री जर्नल एंट्री वाला में, प्रॉफिट वाला एंट्री। मेरे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एंट्री आएगा मेरा प्रॉफिट का, 9 एंट्री।
अरे मैंने ये देखो यहाँ पे मर्ज कर दिया, सारा नरेशन में लिख दिया मैंने। देगा तुमको मार्क्स बढ़िया से इंस्टीट्यूट। क्या नरेशन नहीं लिखेगा तो कुछ मार्क्स नहीं है? लिखना तो है नरेशन। नहीं तब भी नहीं है। अरे खाली कंसाइनमेंट का बिजनेस किसका होता है? कितना है इन्वेंट्री? 1 क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होगा। अरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो ऐड होगा जतिन। कंसाइनर और कंसाइनी ने जो डायरेक्ट एक्सपेंस किया है वो भी तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ना, जो क्लोजिंग स्टॉक है। देखो अपना टोटल भेजा था 50,000, उसका 1/5 5,000। तुम लोग का 10,600 कैसे आया? 10,600 इतना स्टॉक है क्या? अच्छा 50,000 टोटल गुड्स भेजा था, उसका कितना सेल हो गया? 1/5 बच गया। हाँ 10,000। हेलो 1,000 2,000 3,000 डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना तुम्हारा? अरे 3,000 ही तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तुम्हारा, डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 10,000। वो बाइफरकेट इसलिए नहीं, सुनो बाइफरकेट इसलिए करते हैं कभी कभी रास्ते में जब चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है, तब अपने को चाहिए बाइफरकेशन। जब पूरा का पूरा हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इंश्योरेंस और गोडाउन रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस एंड गोडाउन रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो पहुंचने के बाद होता है। ओनली फ्रेट एंड कार्टेज वाला ही तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ इसमें तो मेंशन नहीं है ना, हाँ इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक ये एंट्री होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री बता दो मुझे। कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 5,700। डेबिट साइड को प्लस कर दिया, क्रेडिट साइड माइनस कर दिया। देखो जहां जहां कंसाइनमेंट डेबिट हुआ था उसको प्लस कर लिया, 50,000 कैलकुलेटर में प्लस कर लिया। हाँ 1,000 प्लस कर लिया, 8,900 प्लस हो गया। बस अब बाकी माइनस कर दो जो जो क्रेडिट किया कंसाइनमेंट अकाउंट को। 59,900 डेबिट साइड का टोटल है, माइनस 55,000 माइनस 10,600 तो 5,700 प्रॉफिट हो गया।
हाँ, डेबिट माइनस क्रेडिट टू पीएल। हाँ, ऐसे मेरा बोल टफ हो। आप कौन से कर लो, दोनों से कर सकते, क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया नहीं है। 6 इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क रहेगा, ठीक है। नंबर 6 करना है अपने को, आपकी मर्जी, आप कॉस्ट से करो या इनवॉइस प्राइस से करो, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है। वो दिखाएं, 1 सेकंड दिखाते हैं हम। नंबर 6 के अंदर में साफ साफ क्या बोला है, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड assuming that the consignee had paid the amount due from him। कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको सेलिंग प्राइस पे लेना है या फिर कॉस्ट प्राइस पे बनाना है। इनवॉइस प्राइस पे बनाओगे या कॉस्ट पे, आपका मर्जी। हाँ, कौन सा दिखाना है यहाँ तक? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंड्स टू सुंदर स्टोर सोनीपुरी 5000 kgs ऑफ बेबी फूड्स। दो तरह का पैकिंग है उसका, एक पैकिंग है 1 kg पैकेट का और एक पैकिंग है हाफ kg पैकेट्स का। 1 kg पैकेट्स वाले उसने 2000 पैकेट्स भेजे और हाफ kg वाले 6000 पैकेट्स भेजे उसने। For sale on consignment basis, the consignee commission was fixed at 5% of the selling price. Sales proceeds, not selling price, sale proceeds. जितना सेल करेगा उसका 5% उसका कमीशन है। The cost price and selling price प्रोडक्ट का दिया हुआ है। ये 1 kg वाले पैकेट का कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हाफ kg पैकेट का हो गया। सेलिंग प्राइस है ये और ये फॉर 1 kg पैकेट एंड हाफ kg पैकेट। The consignment was booked on freight टू पे बेसिस। टू पे बेसिस का मतलब है कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को दिया, बोला कि मेरे सोनीपुरी वाले कंसाइनी को पहुंचा देना, लेकिन पेमेंट जो है आपको वो सोनीपुरी वाला ही करेगा। वन सोनीपुरी वाला रिसीव्स द गुड्स, उसी दिन आपको पेमेंट मिलेगा। हम अभी एडवांस में आपको पे नहीं करेंगे, उसी को बोलते हैं अपन टू पे बेसिस। टू पे का मतलब होता है रिसीवर ऑफ द गुड्स विल मेक द पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। Freight charges comes to 2% of selling value। 2% of selling value है freight charges, ठीक है। 1 case containing 1 किलो टिन, मतलब 1 किलो पैकेट वाला एक केस था जिसके अंदर टोटल 50 पैकेट थे। वो मेरा क्या हो गया, was lost in transit and the transport carrier admitted a claim of 450। ठीक है, मेरा पूरा का पूरा एक केस गायब हो गया, ठीक है। उसके लिए ट्रांसपोर्टर बोलते हैं हम सर 450 रुपए आपको एज ए क्लेम दे देंगे। तो बाकी एक्स्ट्रा लॉस हुआ तो वो मेरे लिए लॉस है। एंड बस इतना ही क्वेश्चन है आपके पास। उन्होंने सेल कर दिया 1 किलो वाला पैकेट 1500 पैकेट सेल कर दिया और हाफ केजी वाले 4000 पैकेट सेल कर दिए। तो 1 किलो वाले टोटल 2000 पैकेट थे, उसमें से 1500 तो सेल कर दिया, कितना रहा 500। उसमें से रास्ते में 50 मेरा क्या हो गया, गायब हो गए। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा 1 kg वाले 450 पैकेट्स 1 kg वाले क्लोजिंग स्टॉक है। और हाफ kg वालों के साथ कुछ नहीं हुआ था। हाफ kg वाले टोटल 6000 पैकेट्स थे, उसमें से 4000 पैकेट्स हमने सेल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 2000 पैकेट, ठीक है। अब एक चीज निकालते हैं, टोटल फ्रेट पे कितना किया होगा कंसाइनी ने। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल वैल्यू चाहिए। रुको 5 मिनट, उसको रिवाइज करो जल्दी करिए, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, सेलिंग वैल्यू। सबसे पहले फ्रेट निकालने के लिए सेलिंग वैल्यू चाहिए। तो टोटल 2000 पैकेट्स भेजा था 1 किलो वाला, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपए, राइट। एंड हाफ केजी वाले का सेलिंग प्राइस कितना है 7 रुपीज पर पैकेट। तो ये मेरा टोटल सेल वैल्यू हो गया। इसका 2% फ्रेट होगा, सेल वैल्यू ना।
सेलिंग वैल्यू का, जितना गुड्स आप भेज रहे हो उसका जो सेलिंग वैल्यू है उसका 2%। अच्छा, क्लियर है ये वाला फ्रेट। अब देखो एबनॉर्मल लॉस, ये समझ में आया कि मेरा टोटल फ्रेट कितना हुआ 1440। नहीं, जो गुड्स भेजा है वो पूरा का पूरा इफ अपन सेल कर देगा यानी सेलिंग वैल्यू उसका 2%। देखो 2000 पैकेट्स एंड 6000 पैकेट्स, तो 2000 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस है 15 रुपए पर पैकेट और 6000 पैकेट का पर पैकेट सेलिंग प्राइस है 7 रुपए। तो इन सबको सेल करके कितना पैसा आ सकता है उसका 2% आपका फ्रेट लगेगा। ये हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस, टोटल 50 पैकेट्स गए मेरे 1 kg वाले, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था 10 रुपए, 500 ये गया। फ्रेट भी लगा होगा इसमें 2%, 50 इंटू 15 उसका 2%, बिकॉज सेल वैल्यू का 2% है, कॉस्ट वैल्यू का 2% नहीं है। तो जो 50 पैकेट्स लॉस्ट हुए हैं उसका सेल वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो 50 इंटू 15 उसका 2%, इट्स 15 रुपीज। तो आपका एबनॉर्मल लॉस टोटल हुआ है 515, उसमें से क्लेम मिल जाएगा 450 रुपए का। तो आपका नेट एबनॉर्मल लॉस हो गया 65 रुपीज। हाँ 500 रुपए 5000 क्यों। अरे तुम इसका टोटल वैल्यू बताओ तो मेरे को इसको सॉल्व करके। तो इस 72,000 आया ना इसका, ठीक है। इफ तुम ऐसे करता ना 1440 डिवाइडेड बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 15 750, तभी भी तुम्हारा 15 रुपए ही आता। क्योंकि वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है मेरा। मतलब यूनिट पे तो है ही नहीं, वो यूनिट पे लग ही नहीं रहा है, वो सेल वैल्यू पे लग रहा है। डायरेक्ट नहीं लिखना भाई, अब नॉर्मल लॉस आएगा तुम्हारा 515 माइनस 450 65 रुपीज बाई अब नॉर्मल लॉस होगा एंड बाई क्लेम 450 रुपीज। 72,000 इंटू 750 किया ना। इसको समझ नहीं आता, हाँ थोड़ा सा ब्रेक करके समझाता हूँ। जिसको नहीं समझ में आया मेरे साथ आओ फिर से। क्या चीज कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर, प्राची आराम से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले अपन गुड्स भेज रहे हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। 2000 पैकेट, कॉस्ट प्राइस कितना है? मैं कॉस्ट प्राइस पे कर रहा हूँ। अब बात तो एक ही है, लोडिंग हटाना ऑपोजिट साइड में, किसी से भी कर लो। कॉस्ट प्राइस कितना? 6000 पैकेट्स का 6 रुपीज, 56,000, ठीक है। अब कंसाइनर ने तो कोई एक्सपेंस पे किया नहीं है, कंसाइनर ने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया, वो टू पे था, वो कंसाइनी ने किया होगा। हाँ हाँ, टू कंसाइनी फ्रेट, ठीक है। फ्रेट जो कैलकुलेट करना वो मुझे सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, यानी इनवॉइस प्राइस पे। तो मेरा फ्रेट कैसे कैलकुलेट होगा?
2% ऑफ जो हमने पैकेट सेंड किया उसका सेलिंग वैल्यू 15 प्लस 6000 इंटू 7, उसका 2% ही तो तुम, हाँ सेल वैल्यू पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना सेल वैल्यू, तो इसका 2% मेरा कितना आएगा 40। अब उसको कमीशन भी मिलना है, कमीशन कितना था 5% ऑफ जितना उसने सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया था उसने 1500 एंड 4000, तो 1500 इंटू 15 प्लस 4000 इंटू 7, यही सेल किया उसने। 1500 इंटू 15 4000 इंटू 7 50,500 का 5%। By Sundar Stores सेल्स, यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा? और तो कोई एक्सपेंसेस था ही नहीं, और एक एबनॉर्मल लॉस है बाय एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ तुम्हारा वो निकालना पड़ेगा तुमको। वो कैसे निकाल सकते, देखो यहाँ नीचे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं अपन कितना गुड्स गया 50 इंटू 10 रुपीज कॉस्ट प्राइस, प्लस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा 2% ऑफ 50 इंटू 15, इतना, ये तुम्हारा टोटल लॉस है। उसमें से क्लेम कितना मिल रहा है, ठीक है यहाँ तक। हाँ बाय क्लेम फ्रॉम ट्रांसपोर्टर या भी क्लेम ड्यू टू ट्रांसपोर्टर, क्लेम ड्यू टू ट्रांसपोर्टर उससे लेना है अपने को। बाय इन्वेंट्री विथ कंसाइनमेंट कितना बच गया था अपने पास में 450 एंड 2000, 450 1 किलो वाला रह गया एंड 2000 हाफ केजी वाला। मैंने पूरा क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस पे किया है, मैंने पूरा क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस पे किया है। एंड देखो कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, कोई टाइम ग्राफ नहीं बनाया, सारा वर्किंग इसी में दिखा दिया। ये भी तो करेक्ट है, ये भी कर सकते हो, टाइम उतना ही लगे। हाँ इस तरीके से भी कर सकते हो। अरे भाई ये तो एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे ही होगा। सेल कभी कॉस्ट पे करेगा क्या, वो तो सेलिंग प्राइस पे रहेगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। हो गया ये टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओ सॉरी, हमारा क्लोजिंग स्टॉक अभी तक गड़बड़ है, इसमें फ्रेट ऐड करना पड़ेगा ना। 2% ऑफ 450 इंटू 15 प्लस 2000 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट 16915। अब करेक्ट है।
प्रॉफिट तो सेम ही आएगा, कुछ भी कर लो। 7965। तो किसी ने कुछ गलत बताया क्या फिगर मेरे को? तो मुझे ये बताओ, सेल्स 5500 लिखा, एब्नॉर्मल लॉस 65, क्लेम 450, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक रिजर्व माइनस करके बताना क्लोजिंग स्टॉक। 16915। क्या चीज? कुछ किया था क्या उसने और एक्सपेंस? स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600, ये भी मिलना है कंसाइनी को। तो हाँ, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 7365। दैट्स इट। अब कंसाइनी का अकाउंट बना लो। कंसाइनी अकाउंट तो इजी है, कोई एडवांस तो है नहीं। जो सेल्स है उसको डेबिट साइड में लिखो, एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड में लिखो, एंड बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक कर दो। क्या चीज सब माइनस किया? क्योंकि वो तो क्लेम है ना। हाँ, बिना वर्किंग नोट, बिना टाइम ग्राफ, सब कुछ हो सकता है, बट फिर आपको सारा वर्किंग्स का पार्ट इधर बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बनाते ही नहीं, अरे वर्किंग नोट ही बनाना एग्जाम में, जस्ट बोल रहा हूँ। टाइम नहीं बचे तो ऐसे भी कर सकते। कैच इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लोडिंग। तुमने इस तरफ डेबिट साइड में क्या किया होगा? 2000 इंटू 15, 6000 इंटू 7, तो लोडिंग कितना होगा? 2000 इंटू 5, 6000 इंटू 1। जब कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, सेलिंग प्राइस 15 रुपए है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए। तो 2000 इंटू 5, एक ये लोडिंग हो गया, और उसका 6 हाफ केजी वाले पैकेट का कॉस्ट प्राइस है 6, सेलिंग प्राइस है 7, तो लोडिंग 1 रुपए। To consignment to Sundar Stores 50,500, by consignment to Sundar Store 1440, 2525, 4565, बैलेंसिंग फिगर 45, हाँ हाँ, सेल वैल्यू, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना वो तो इनडायरेक्ट है, वो तो गुड्स पहुंचने के बाद का खर्चा है। हाँ, दर्शन क्लियर है चैप्टर? 10 मार्क उठाना होता है ये सब चैप्टर में से। इस बार करेक्ट किया था क्या? अच्छा, इस बार तो स्टम्प आया था। हाँ, क्या चीज? अब बाकी जो पेंडिंग है बस करते जाओ। कंसेप्चुअली मेरे एंड से तो चैप्टर तुम लोग के कमांड में है। 7 ही बचेगा सिर्फ। ट्रू और फॉल्स, ऑब्जेक्टिव एंड देन प्रैक्टिकल। नहीं, वो इधर ही। होमवर्क क्या होता है? लोडिंग पार्ट जो होगा वो कितना बता रहे थे? किसमें? क्लोजिंग स्टॉक में? नहीं,
तो जितना भेजा है उस पे 2000 इंटू 5, 6000 इंटू 1। स्वीटी जी साथ में हो हम लोगों के, या बहुत पीछे रह गई होगी? साथ में हो, चल ठीक है, कोई ज्यादा पीछे मत रह जाना। इसका ये हो जाएगा, फिर नंबर 7 करो एंड देन प्रैक्टिकल पार्ट करने से पहले अपने को ट्रू और फॉल्स और ऑब्जेक्टिव्स करना है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इफ आज टाइम आज तो नहीं रहेगा, ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव के बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे हो जाएगा एंड उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट विल बी और होमवर्क हो जाएगा तो बेटर है, वरना कल अपन डिस्कस करेगा और कल ही अपन कंपाइलर खत्म करने का टारगेट रखें क्या? चल अभी तो करो, 7 तो करो, एक सेकंड है। सुनो मेरी तरफ देखेगा, सुनो, जो भी है इलस्ट्रेशन नंबर 7 का डेटा, आई एम टेकिंग एन टेंटेटिव डेटा। लेट्स से मिस्टर ए कंसाइनर है और मिस्टर बी कंसाइनी है। मिस्टर ए ने गुड्स कंसाइन किया, लेट्स से सपोज 1000 यूनिट्स, ठीक है, एंड कंसाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है 10,000। कंसाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है 10,000। देन यहां रास्ते में 20 यूनिट्स खत्म, लॉस्ट, 20 यूनिट्स लॉस्ट, चोरी हो गया, एबनॉर्मल। देन 50 यूनिट्स अभी भी इन ट्रांजिट है, रास्ते में ही है वो। बाकी कितना पहुंच गया? 930। 930 के लिए कंसाइनी ने एक्सपेंस किया, डायरेक्ट एक्सपेंस बाय कंसाइनी ₹7,500, ठीक है। अब इसके गोडाउन में कितना आ गया? 930 है। इसमें से सपोज इसने क्या किया, 750 सेल कर दिया। समझ में आ रहा है कहानी? 750 सेल कर दिया तो कितना बच गया इसके पास में? 180 क्या हो गया स्टॉक में? क्या चीज? एबनॉर्मल लॉस है। टेंटेटिव बोला मैंने समझाने से पहले, मैं अपने तरफ से फिगर्स ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वहां पे 1000 यूनिट ही है क्या नंबर 7 में? अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा भी नहीं था नंबर 7, नहीं, टेंटेटिव पकड़ा मैंने अपने तरफ से, ठीक है। ऐसे कोई एक रैंडम एग्जांपल समझ के कर लो। यहाँ से हटा देता हूँ, ये 7 बोल के कुछ नहीं है, टेंटेटिव एग्जांपल है। अब देखो, जब अपन एबनॉर्मल लॉस निकालेगा, तो एबनॉर्मल लॉस जब निकालेगा ना तो क्या होगा, चीजें समझना हर चीज अच्छे से, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस में क्या करोगे तुम? 20 यूनिट्स इनटू प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो रहेगा अपना, ठीक है, इधर सीपी लिख दूं, कॉस्ट प्राइस प्लस कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस? कंसाइनर वाला, क्योंकि उसके आगे तो वो गुड्स गया ही नहीं ना, सिर्फ यही तो एक्सपेंसेस आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू जो भी रेट है, या फिर यूनिट वाइज निकाल दो। क्लियरिंग चार्जेस ही तो इसको बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंस बाय कंसाइनी। क्लियरिंग मतलब ट्रांसपोर्ट तक पहुंचा, ट्रांसपोर्ट से घर तक लाने का खर्चा। एबनॉर्मल में क्यों ऐड होगा? वो गुड्स तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। जितना गुड्स कंसाइनी घर लेके जाएगा उसी पे तो क्लियरिंग चार्जेस लगेगा। क्लियर करवाना ट्रांसपोर्टर के वहां से, हाँ क्या उसको बिल्टी भाड़ा जो बोलते हैं, वो चीज। यहाँ पे कितना होगा? डिवाइड बाय 10,000 इंटू
20 यूनिट्स। क्लियर है? तो आपका क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल लॉस 20 रुपए का ये हो जाएगा। अब सोचो क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू, अच्छा वो 1000 यूनिट है क्या? ये ले मेरे भाई, अब ठीक है। कैसे 1000 बाय 10,000? कॉस्ट बाय क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, जो सेल कर दिया वो तो सेल कर दिया। अब कहानी आएगा क्लोजिंग स्टॉक पर। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दो है, एक फिजिकल है, एक इन ट्रांजिट है। फिजिकल वाले का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस कंसाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस एंड कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी आएगा प्लस ये चीज समझ में आया? कंसाइनर और कंसाइनी दोनों का डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा, क्योंकि इस गुड्स में तो सब कुछ लगा है ना, यहां से लेके यहां तक का, इसलिए प्रोपोर्शनेटली सारा आया। लेकिन एक गुड्स इन ट्रांजिट है, उसको भी तो इन्वेंट्री में ही काउंट करना पड़ेगा मुझे। तो अपन क्या लिखेगा? इन ट्रांजिट। अब इन ट्रांजिट वाले में ध्यान रखना कि पहला बात एक तो यहां से यहां वो काउंट नहीं हुआ है, ठीक है? तो क्या होगा? 50 यूनिट्स इन ट्रांजिट है इनटू कॉस्ट प्राइस, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर वाला एक्सपेंस आएगा, क्योंकि अभी तक क्लियरिंग वाला तो हुआ ही नहीं है ना, कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं है, वो तो यहां से निकल के अभी तक तो यहीं पे है। तो जब यहाँ आया ही नहीं है तो ये वाला खर्चा भी तो नहीं लगा होगा। तो इस गुड्स पे तो अभी तक सिर्फ ये एक्सपेंस लगा है, तो सिर्फ यही डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा। यही एक अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर में। तो कैसे होगा? यस, यस, बाय इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट बोल के दो चीज कर सकता है, एक फिजिकल स्टॉक और एक इन ट्रांजिट। या फिर ऐसे कर लो, बाय इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट फिजिकल वाला एंड बाय इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। एवरी अरे सब एक जैसा होगा तो फिर फायदा क्या बनाने का इतना क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? करो अब नंबर 7। नंबर 7 भी हो गया तुम लोग से, ठीक है? नंबर 7 में जो अपन एग्जांपल लिखा था, बस ये वाला फोकस में रखना कि जितना गुड्स पहुंचता है कंसाइनी के घर पे उसी पे क्लियरिंग चार्जेस लगेगा। जो इन ट्रांजिट है उसका कॉस्ट ऐड नहीं होगा, अभी तक उस पर खर्चा नहीं हुआ है, वो ध्यान में रखना और अच्छे से कैलकुलेट करना। ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। कल इफ किसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट रहा तो पहले वो डिस्कस करेगा और उसके बाद अपन कंपाइलर वाला पार्ट करेगा, ठीक है? हाँ इरेलीवेंट हुआ तो देगा फिर। चल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ये बोलने का सही है।